सीधे आपको लेकर चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि महताब शपथ ले। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो नियम है उसके मुताबिक प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाती हैं। और इस समय भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ले ली है। कटक से सांसद हैं, लगातार 7वीं बार सांसद चुने गए हैं। पिछले 6 बार बीजेडी और इस बार 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए हैं भर्तृहरि महताब, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिला दी गई है। और अब भर्तृहरि महताब जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो 18वीं लोकसभा में नए चुनकर आए सांसद हैं उन्हें शपथ दिलवाएंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। तो राष्ट्रपति भवन में यह छोटा सा समारोह प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने के लिए। समारोह का समापन हो गया है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने के लिए ही राष्ट्रपति भवन में इस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें भर्तृहरि महताब को शपथ दिला दी गई है। और अब यहां से भर्तृहरि महताब लोकसभा का रुख करेंगे और फिर 18वीं लोकसभा में चुनकर आए सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद उनके कैबिनेट के अन्य साथी और फिर जो बाकी सांसद हैं वो एक एक कर शपथ लेंगे। और ये सिलसिला जो है वो 2 दिन तक चलेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं 543 सांसद जो चुनकर आए हैं और सभी को एक एक कर शपथ लेनी है। अठारहवीं लोकसभा में ये सदन की शुरुआत, और सदन की शुरुआत जो है वो जोरदार तरीके से हंगामेदार रहने के आसार, क्योंकि इस बार का विपक्ष पिछले कई बार के मुकाबले मजबूत, और ऐसे में कदम कदम पर विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष के लिए चुनौती पेश की जाएगी, जिसमें सबसे पहला पड़ाव तो यही प्रोटेम स्पीकर पद का सामने आया है, जिसके लिए शपथ भर्तृहरि महताब ने ले ली है। लेकिन इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठा दिया गया है कि कांग्रेस के सुरेश क्यों नहीं परंपरा नहीं निभा रही है सरकार। ये वो आरोप है जो विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, विपक्ष के ऐतराज के बीच भर्तृहरि महताब, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिला दी है। नीरज पांडे जी बिल्कुल, भर्तृहरि महताब का लगातार विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और विपक्ष कह रहा है कि जो सीनियरिटी है उसको दरकिनार करके भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और ऐसे इस बीच भर्तृहरि महताब की तस्वीरें जो हमने दिखाई जनता को कि भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली, राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ ली। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी वहां मौजूद रहे, और अब वहां से शपथ लेने के बाद अब सीधे पार्लियामेंट पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, और सबसे पहले 11 बजे के बाद जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर दर्शकों के लिए यही है रोमाना की भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ले चुके हैं और किसी भी समय वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे। जी आप रहिए मेरे साथ, फिर लौटूंगी आपके पास। सीधे आपको लेकर चलते हैं, दिल्ली से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद है और दिल्ली से ही अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, कंफ्यूजन यहाँ पर क्या है? भर्तृहरि महताब 7वीं बार लगातार चुनकर आए हैं और ऐसे में विपक्ष की तरफ से प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही जो पोस्चरिंग की जा रही है उसके मायने क्या? उसके मायने सीधे यही है रोमाना। आप देखें, चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष का जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि सरकार संविधान को नहीं मानती, संविधान बदल देगी, सरकार को संविधान की परवाह नहीं है।
अब चुनाव के बाद विपक्ष उसी नैरेटिव को बरकरार रखना चाहता है और सबसे पहला मुद्दा हाथ लगा है प्रोटेम स्पीकर का, जिसमें परंपरा के मुताबिक 8 बार के सांसद के सुरेश को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन भर्तृहरि मेहताब को मिला। सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष की अपनी दलील है, लेकिन विपक्ष को एक और मौका मिल गया है ये कहने का कि सरकार परंपरा की इज्जत नहीं करती। और यही वजह है कि इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने के लिए पीठासीन पैनल जो बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए, उसमें 3 इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ सांसदों को शामिल किया गया था। तीनों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। और इसके साथ ही लोकसभा के पहले ही दिन विपक्ष के सारे जो सांसद है वो अब से थोड़ी देर में संसद भवन परिसर के अंदर गांधी और अंबेडकर मूर्ति के पास इकट्ठे होने वाले हैं। हाथों में संविधान की कॉपी होगी उनके, और वो वहां से एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि सरकार संविधान विरोधी है, विपक्ष संविधान का संरक्षक है। तो ये कुल मिलाकर के विपक्ष की तरफ से घेरेबंदी सरकार की चुनाव के पहले भी करने की कोशिश की गई, और उसका फायदा यह मिला कि इस बार विपक्ष मजबूत है, तो उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश, और कहीं ना कहीं ये अवसर एक बार फिर से सरकार की तरफ से ही दिया गया है, क्योंकि विपक्ष के हमारे जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर तो सिर्फ शपथ दिलाने के लिए होता है, फिर सरकार ने इतनी तंगदिली क्यों दिखाई। जी, तो कुल मिलाकर ये पहले सत्र की पहली चुनौती है, और इस चुनौती को सरकार कैसे पार करेगी इस पर भी हमारी नजर है। इस बीच में अभिषेक उपाध्याय का रुख करूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज से 18वीं लोकसभा का पहले सत्र का आगाज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सांसद भर्तृहरि मेहताब, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ले ली है, अभी मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिला दी है, और थोड़ी ही देर में ये संसद सत्र की शुरुआत से पहले अभी तक की जो परंपरा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में दाखिल हो रहे होते हैं तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हैं, तो उसका भी इंतजार है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को भी संबोधित करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज के दिन सियासी पारा हाई है। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। कोड़ीकेनेल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि मेहताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है, पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो मुद्दा बनाया कि लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नियम के मुताबिक श्री भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव एमपी बने हैं। हमारा सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम नहीं किया, ना रूल तोड़ा गया, ना कोई हमारा परंपरा का तोड़ा गया है। ये इनसिक्योरिटी क्यों है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, सीधे 8 टर्म के श्री सुरेश को प्रोटर्म स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। आपका तर्क बेबुनियाद है संसदीय कार्य मंत्री जी, परंपराओं के खिलाफ है और दर्शाता है लोकतंत्र नहीं, आपको लोकतंत्र में तानाशाही चाहिए। किरण रिजिजू साहब जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एसटी कम्युनिटी से आते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार का ये प्रयत्न किया जा रहा है, कुलछित प्रयत्न कांग्रेस पार्टी द्वारा, द 18th लोकसभा इज नॉट गोइंग टू पार्डन द कांग्रेस पार्टी फॉर। तो सुना आपने किस तरीके का ये सियासी आर पार छिड़ा हुआ है पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में। सीधे आपको लेकर चलती हूँ अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, कुल मिलाकर अगर इसको समअप किया जाए तो ये नई सरकार, नया पथ जो सरकार के लिए साबित हो रहा है, अग्निपथ। अभिषेक। रोमाना, 2 बड़े मैसेज हैं, 2 बड़े संकेत हैं। पहला मैसेज सरकार की ओर से है कि भले ही संख्या कम हुई हो, लेकिन सरकार किसी भी तरह से ये मैसेज देना नहीं चाहती है कि वो कमज़ोर पड़ी है या वो झुक रही है या वो किसी दबाव में आ रही है। सरकार की ओर से मैसेज है ये। देखिए, बड़ा आसान था कि सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनने देना, बहुत ही आसान था। इसमें 2 राय नहीं, एक परंपरा रही है, लेकिन एक लॉजिक सरकार ने रखा कि भर्तृहरि मेहताब 7 बार लगातार जीते हैं। 1998 और 2004 में वो हारे हैं के सुरेश, और सिर्फ 4 बार लगातार जीते हैं, तो
उनको हम नहीं यहाँ पर नियुक्त होने देंगे। तो सरकार ने शुरू में ही एक मैसेज दे दिया है कि भले ही संख्या कम हुई हो, अगले 5 साल आप तैयार रहिए कि वो वीक सरकार आपको नहीं दिखने देंगे, हम वो चेहरा नहीं रखेंगे। दूसरी ओर विपक्ष का मैसेज बहुत क्लियर है कि वो इसी मुद्दे से आगाज कर रहा है। जो जैनेंद्र बता रहे थे वो सच्चाई है कि गांधी जी की प्रतिमा और अंबेडकर जी की प्रतिमा वहां से लेकर के संसद तक जाएंगे सारे सदस्य, और सबसे पहली लड़ाई इसी प्रोटेम स्पीकर को लेकर के होगी। और इसमें दलित एंगल भी आ गया है कि के सुरेश को इस वजह से नहीं अपॉइंट किया जा रहा है, और संसद में बाकायदा इसको लेकर के पहला, और देखिए एक बड़ा असहयोग भी कर दिया है। जो राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था विपक्ष के सदस्यों को सहयोग करने के लिए वोट टेकिंग में, उन सब ने इसका बहिष्कार कर दिया है। तो अब दोनों ओर से मैसेज क्लियर है, सरकार की ओर से क्लियर है कि वो कोई भी कमजोर चेहरा नहीं दिखाने को तैयार है, और विपक्ष की ओर से भी क्लियर है कि वो पुरजोर तरीके से पहले ही दिन से अपनी ताकत का परिचय देगा। रोमाना, बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा एक बार फिर से जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, अगर यहां पर विपक्ष की तरफ से वो एससी फैक्टर को प्ले अप करने की कोशिश की जा रही है, तो जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से भी तो एसटी वाला फैक्टर लेकर आया जा रहा है ना। तो कुल मिलाकर डाल डाल पात पात, और यही लोकसभा में कार्यवाही के दौरान भी मिजाज देखने के लिए मिलेगा। पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच बिल्कुल बराबरी और आर पार वाला मामला। जैनेंद्र, बिल्कुल, इस बार तो बराबरी पर ही लगभग मुकाबला छूटा। हालांकि सत्ता पक्ष जो है वो 21 रहा, इसी वजह से सरकार में है, तो विपक्ष जो है वो आक्रामकता अपनी नहीं खोने देना चाहता है। और देखिए एससी बनाम एसटी की जो बहस है, ये तो इसके पीछे कोई ठोस लॉजिक नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि के सुरेश दलित है इसलिए नहीं बनाया, अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो किरण रिजिजू जो एसटी हैं उनका अपमान है। ये अपने अपने तरीके से सियासत को साधने की कोशिश है। विपक्ष को भी पता है कि हल्ला हंगामा से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। प्रोटेम स्पीकर तो वही होंगे जो सत्ता पक्ष चाहेगा, लेकिन इन सबके जरिए अपनी अपनी मैसेजिंग की कोशिश है। अभिषेक जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सत्ता पक्ष अपनी तरफ से दिखाना चाहता है कि वो बिल्कुल मजबूत है और अपने फैसले जो है वो लागू करना जानता है। विपक्ष के पास इस बार संख्या है तो उसके तेवर ज्यादा तल्ख है। अहम बात यह है कि जो इस खटास के माहौल में 18वीं लोकसभा का पहला दिन जो है वो शुरू हो रहा है, ये बेहतर माहौल हो सकता था। इसके लिए शायद सत्ता पक्ष की तरफ से भी बेहतर कोशिश हो सकती थी। मैंने के सुरेश से पूछा कि क्या सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से आपसे किसी ने बात की, आपको मनाने की, समझाने की कोशिश? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक चिट्ठी आई थी कि आपको पीठासीन पैनल में शामिल किया जा रहा है। तो शायद अगर सत्ता पक्ष की तरफ से ये एक पहल की जाती, शायद विपक्ष भी थोड़ी नरमी दिखाता, तो आज एक बेहतर माहौल में जो नई लोकसभा चुनी गई है उसका पहला दिन हम देखते हैं। लेकिन साफ तौर पर पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार का माहौल है। जी, और प्रोटेम स्पीकर पे यह हाल है अभिषेक उपाध्याय, ऐसे में तो तय माना जाए कि आने वाले समय में स्पीकर को लेकर अब ये तनातनी यकीनन और बढ़ेगी। इसमें दो राय नहीं है रोमाना। देखिए तलवारें म्यान से बाहर हैं और दोनों ओर से बाहर हैं। एक एक मुद्दे पे आएगा। स्पीकर के लिए विपक्ष का ज्वाइंट कैंडिडेट आना तय है, और वहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं, वहां भी संविधान और कास्ट का एंगल आना तय है। क्योंकि ये जो है इस पूरे चुनाव में विपक्ष के लिए एक बड़ा मंत्र रहा है कि बीजेपी और जो एनडीए है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है। जो अखिलेश यादव ने पीडीए की बात कही थी, एक तरह से वही पीडीए का मूल मंत्र आपको दिखाई पड़ेगा पूरे अपोजिशन की प्लानिंग में। और इसके बाद आप याद रखिए कि जैसे ही स्पीकर का मामला होगा, नीट का इशू इसी लोकसभा में जम करके गूंजेगा, उस पर भी जम करके हंगामा होगा। विपक्ष की पूरी तैयारी है, और राष्ट्रपति के भाषण पर भी आप ध्यान दीजिएगा, उस पर भी विपक्ष का जो हमलावर तेवर देखने को मिलेगा वो भी पहले से खासा अलग होगा। तो ये जो 18वीं लोकसभा है रोमाना, ये बहुत ही ज्यादा इस मामले में जीवंत होने जा रही है कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही आमने सामने होंगे, बहुत ही ज्यादा मुखर होंगे। और किसी भी उदाहरण जो है वो पहले ही सत्र से इस रूप में नजर आएगा कि लीजिए, अभी तो सिर्फ बात प्रोटेम स्पीकर की है, और उसी प्रोटेम स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष में इस तरीके का आर पार, इस तरीके की तलखी कि जो पीठासीन अधिकारियों वाले पैनल में विपक्ष के सांसदों के नाम शामिल किए गए थे, उन सब ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। कोई उसमें शिरकत नहीं करेगा। ऐसे में ये जो 18वीं लोकसभा की तस्वीर उभर कर आई है, इसी से जुड़ी 18 बड़ी बातें एक एक कर आपको दिखाते हैं। पहली बात तो यह है कि 10 साल बाद बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। 10 साल बाद लोकसभा में नेता विपक्ष होगा। कांग्रेस को वो जो मिनिमम 10% सीटें हासिल करनी होती हैं, वो आंकड़ा पिछले 10 साल में अब 2024 में पहली बार मिला है। इसी वजह से नेता विपक्ष इस बार लोकसभा में देखने के लिए मिलेगा। पिछली लोकसभा के 216 सांसद
फिर से चुनकर आए हैं। ये वो सांसद हैं जिन्होंने रिपीट किया है, और नए सांसद जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं इस लोकसभा में, उनकी संख्या 280 है। 280 नए सांसद पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हैं इंदौर के बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, करीब 12.25 लाख वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। और वहीं सबसे कम वोटों के अंतर से जो जीत हासिल हुई है वो सिर्फ 48 वोट से मुंबई नॉर्थ वेस्ट के शिवसेना सांसद जीते हैं। इतना ही नहीं, कौशांबी से समाजवादी पार्टी के जो पुष्पेंद्र सरोज हैं, महज 25 साल के हैं और सबसे युवा सांसद इस बार बने हैं। श्रीपेरुम्बदूर से डीएमके के टीआर बालू 83 साल उम्र है और सबसे उम्र दराज सांसद हैं इस 18वीं लोकसभा में। गुंटूर से टीडीपी के डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी सबसे अमीर सांसद हैं इस 18वीं लोकसभा में। इसके अलावा बारामूला से इंजीनियर रशीद, खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह, दोनों जेल में बंद हैं और दोनों ने जेल से चुनाव जीता है। वहीं कांग्रेस के सुरेश सबसे ज्यादा 8 बार जीतने वाले सांसद हैं। हाँ, एक पेच जरूर है कि लगातार 8 बार चुनाव नहीं जीता है। और बीजेपी के भर्तरी महताब सबसे ज्यादा लगातार 7 बार जीतने वाले सांसद, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ले ली है। 18वीं लोकसभा के सांसदों की जो औसत उम्र सामने निकल कर आ रही है 56 साल है। 18वीं लोकसभा में 41 पार्टियों के सांसद जीत कर आए हैं। 41 पार्टीज हैं जिनके सांसद जीत कर आए। 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद चुनी गई हैं। इस बार जो नारी शक्ति है 18वीं लोकसभा में, उसकी संख्या 74 है। और राहुल गांधी अकेले सांसद जो 2 सीटों पर जीते, वायनाड और रायबरेली। हालांकि वायनाड सीट अब वो छोड़ रहे हैं और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में 170 सांसदों पर गंभीर आपराधिक केस चल रहे हैं। ये भी एक सत्य है, काला सत्य। और 504 सांसद करोड़पति हैं। सांसदों की औसत संपत्ति 46 करोड़ है। तो ये 18वीं लोकसभा की 18 बड़ी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ये जो इस बार की लोकसभा है इसकी तस्वीर है क्या। खैर, एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे दोनों सहयोगी अभिषेक भी और जैनेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जैनेंद्र के पास जरा चलते हैं। ये जो 10 साल के बाद अब मौका विपक्ष को मिल रहा है कि लोकसभा में नेता विपक्ष का पद हासिल होगा, राहुल गांधी को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? मन बना लिया है क्या इस पद को लेने का? बिल्कुल नहीं रोमाना, अब तक राहुल गांधी के फैसले को लेकर के सस्पेंस कायम है। कांग्रेस के जो आला सोर्सेज हैं वो भी यही कह रहे हैं कि फैसला राहुल गांधी के मन में है, उन्हीं को तय करना है कि वो इस बार ये जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। और दोनों ही चीजों को लेकर के 50-50 चांसेस हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उस धारणा को बदलना चाहेंगे इस बार कि वो जिम्मेदारी से बचते हैं नेता विपक्ष का पद लेकर के, और एक वो बेहतर मंच होता है किसी भी नेता को अपनी बात रखने का, इसलिए राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे। तो दूसरा तर्क ये कहता है कि राहुल गांधी जो है उनको राजनीतिक कामों में इतनी ज्यादा व्यस्तता रहने वाली, आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कई और चीजें रहेंगी। ऐसे में जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है एलओपी के तौर पर, उसमें अगर वो उलझ जाएंगे तो वो पॉलिटिकल काम कैसे करेंगे। तो दोनों तरह के तर्क हैं और अभी भी सस्पेंस है। अगर राहुल नहीं बनते हैं तो कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। और 2 नाम सबसे आगे रेस में चल रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के खास सिपह सलार हैं और केरल से सांसद हैं और ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं फिलहाल, वो बन सकते हैं। या फिर गौरव गोगोई जो नॉर्थ ईस्ट से का एक चेहरा है, कांग्रेस में जोरहट सीट से इस बार जीते हैं और बहुत महत्वपूर्ण उनकी जीत मानी जा रही है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी, शशि थरूर, कुमारी शैलजा, ये सब नाम भी रेस में बताए जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं। आज या कल में, 1 से 2 दिनों में ये फैसला तो हो ही जाना है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जी बिल्कुल, सस्पेंस बरकरार है और साथ ही हंगामे के आसार हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष में आर पार प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही शुरू हो चुकी है। देखिए, आज विपक्षी सांसद जो है वो मार्च निकालने की तैयारी में है। संसद परिसर में इकट्ठा होगा पूरा विपक्ष। संविधान की कॉपी लेकर मार्च निकालने की तैयारी में है विपक्ष के सांसद। आज से संसद की कार्रवाई शुरू होनी है, नए सांसदों को शपथ लेनी है। पहला दिन है आज 18वीं लोकसभा का, और ऐसे में आज से सांसद अभी से सरकार से विपक्ष टकराव मोल लेता हुआ नजर आ रहा है, इस रूप में कि विपक्षी सांसदों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। विपक्षी सांसद मार्च निकालेंगे, संसद परिसर में इकट्ठा होगा विपक्ष। संविधान की कॉपी लेकर मार्च निकालने का मतलब साफ तौर पर अभिषेक उपाध्याय, जो पूरे 24 चुनाव में एक नैरेटिव विपक्ष की तरफ से आगे बढ़ाया गया कि संविधान को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, उसी को लेकर ये मैसेजिंग की हाथ में संविधान की कॉपी होगी और सभी विपक्ष के सांसद साथ साथ चल रहे होंगे।
बिल्कुल रोमाना, देखिए संविधान का इशू गेम चेंजर रहा है और अभी मैं आपको बताऊं यूपी में जो बीजेपी की समीक्षा हो रही है उसमें जो चंद प्रमुख कारण गिनाए जा रहे हैं उसमें एक वजह यह भी आ रही है कि संविधान का मुद्दा ऐसा अंदर तक पहुंच गया कि जो हमारा जो वोट बैंक था एससी का, एसटी का, ओबीसी का, वो छिटक गया। तो इस गेंद को विपक्ष इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगा। और एक बात यहाँ अखिलेश यादव की जरूर करनी होगी रोमाना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आप सोचिए यूपी की एक पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके कोर में जो है वो पीडीए है और पीडीए के कोर में यही संविधान है। तो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स ने भी एक नई दिशा दी इस समय देश की राजनीति को। इवन जो कांग्रेस ने जो शुरू की ओबीसी की पॉलिटिक्स, पिछड़े दलित की पॉलिटिक्स, उसका बेस यही अखिलेश यादव का पीडीए था। तो वो पीडीए इतनी बड़ी सफलता के रूप में सामने आया है तो वो उसको इस पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी अगले 5 सालों तक कल्टीवेट किया जाएगा और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रोमाना, और आइए जरा सीधे अब आपको जैनेंद्र के पास लेकर चलते हैं। जैनेंद्र, इसके जरिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी सांसद हैं वो अपनी एकजुटता का संदेश देते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए भी नजर आएंगे आज। बिल्कुल एकजुटता का संदेश और ये साफ दिखाने की कोशिश कि विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर रहेगा। और जो बात आपने कही, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि संविधान की रक्षा का नैरेटिव लोकसभा में खूब चला, हालांकि वो थोड़ी देर से विपक्ष ने इसको शुरू किया और इसका फायदा उन्हें पूरी तरीके से नहीं मिला। शायद वही मोमेंटम अगर पहले से बनाया जाता तो शायद आज खेल कुछ और, नतीजा कुछ और देखने को मिलता। तो खैर उसी नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर का मामला हो या फिर संसद परिसर के अंदर जो अलग अलग मूर्तियां थी महापुरुषों की, गांधी जी की, अंबेडकर जी की, उन सबको अब एक जगह कर दिया गया, उसका नाम प्रेरणा स्थल दिया है। सरकार की इसके पीछे और अलग दलील है, विपक्ष इसे अपमान बता रहा है परंपराओं का। तो कुल मिलाकर के प्रोटेम स्पीकर में परंपराओं का अपमान, मूर्तियों को अलग एक प्रेरणा स्थल बनाने में परंपराओं का अपमान, ये नैरेटिव जो है वो विपक्ष बढ़ाना चाहता है। और इसके अलावा चाहे वो नीट का मामला हो या रेल एक्सीडेंट का मामला हो, इसमें सरकार की नाकामी को भी आने वाले दिनों में मुद्दे बहुत से हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल विपक्ष आक्रामक है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सदन की कार्यवाही जो सुबह 11 बजे से शुरू होनी है और उसी को लेकर बस कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आने लगेंगी जब सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आएंगे, सत्र की शुरुआत से पहले अपनी बात रखेंगे, इस पर भी हमारी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।